Hello everyone, 12th standard student. So today we would be starting the third chapter, that is current electricity. Now let me tell you, now the two chapters, that is the previous two chapters, that is 1 and 2 chapter numbers, those two chapters were very lengthy. So now let me tell you, now we would be starting current electricity. So from now onwards the chapters are not as lengthy as the topic that we have already covered, that is electrostatics. So we would be moving pretty fast with these chapters. So pay attention and watch the videos every day. तो देखो, आज हम चालू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या चालू करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स हम वो भी नाम दे सकते हैं। देखो, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में हमने चार्ज को स्टेशनरी माना था। लेकिन इधर चार्जेस का फ्लो होगा। तो सबसे पहले मैं आपको लिखा देता हूँ, डेफिनेशन लिखा देता हूँ करंट की। डेफिनेशन ऑफ करंट मतलब क्या हुई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। पूरे चैप्टर में हम करंट को लिखेंगे आई के रूप में हम लिखेंगे। तो मतलब ये बेसिक डेफिनेशन है, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और फ्लोइंग ऑफ अ चार्ज, flowing of a charge through a area or through a cross-sectional area or point। तो इसको भी हम करंट बोलते हैं। तो ये करंट की क्रूड डेफिनेशन आ गई, बेसिक डेफिनेशन। इसको हमने मैथमेटिकल के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। जब भी चार्जेस का फ्लो होता है कोई से भी एरिया में या फिर पॉइंट में, तो हम बोलते तो करंट फ्लो होगा। क्या फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होगा, तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी क्या हो, इसको हम वैसे भी लिख सकते हैं, डी क्यू बाय डी टी। तो ये हो गए बेसिक डेफिनेशन किसकी? तो करंट की। किसकी हो गई? करंट की। सब कुछ लिखना ध्यान से। और आप ये स्टेटमेंट को पूरा भी कर सकते हो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये जो सारी डेफिनेशन है, ये सारी क्रूड डेफिनेशन है, वो इसको हम करंट बोलते हैं।
हम देखेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस इन वेरियस स्टेट्स। क्या देखेंगे? फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस इन वेरियस स्टेट्स या फिर मीडियम, या फिर मीडियम। तो सबसे पहला आएगा मेटालिक कंडक्टर। क्या आएगा? मेटालिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर, तो देखो मेटालिक कंडक्टर्स में, मेटालिक यानी मेटल, मेटल के पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो मेटालिक कंडक्टर में हियर द कॉस, हियर द कॉस ऑफ करंट, द cause of current is due to free electron, due to free electron। ठीक है, ये याद है। मेटालिक कंडक्टर, उसका उसमें करंट फ्लो होता है, जो भी वायर होता है वो कंडक्टर होता है। तो इसमें करंट फ्लो होने का हम कारण क्या बताते हैं? कारण क्या है कि क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्या है उसके पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। मान लो एक कंडक्टर, तो ये सारे इधर देखो बाउंड होंगे। क्या होंगे? बाउंड होंगे। तो इधर देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, घूम सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते। लिख लो। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आयोनिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आयोनिक सॉल्यूशन। तो आपने सीखा होगा केमिस्ट्री में बहुत, देखो इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रोड्स को डिप करके रखते हैं। ओके, जिसके कारण जब भी सर्किट क्लोज्ड होती है तो करंट का फ्लो होता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो इसका हम कारण क्या बताते हैं कि करंट किसके कारण फ्लो हुआ, तो इसमें हम क्या बताते हैं? तो पहले तो आप देखो आयनिक सॉल्यूशन मतलब NaCl है, तो इसको आप लिख सकते हो Na++Cl-। ठीक है, तो जो कारण है करंट का वो क्या है? आयन से। क्या है? आयन से। मतलब इसका हम कारण क्या दिखाएंगे? इट इज बिकॉज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। इट इज बिकॉज ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, अभी आपको मालूम होगा एनोड मतलब पॉजिटिव, कैथोड मतलब नेगेटिव। इधर कैटायंस और एनायंस में रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो
एनायंस को, जो भी नेगेटिव आयन होता है उसको हम एनायंस बोलते हैं, और कैटायन जो पॉजिटिव होता है, जो पॉजिटिव आयन होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं। और आपका फेवरेट सॉल्यूशन भी होता है क्या, CuSO4, उसी इलेक्ट्रोलाइट में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि CuSO4 को हम लिख सकते हैं Cu+2 प्लस SO4 -2, या सल्फ्यूरिक एसिड का भी लिख सकते हैं H2SO4, क्या देगा 2H प्लस SO4 माइनस। देखो इस कंडीशन में जो भी करंट होता है फ्लो सर्किट में, ये इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, तो हम उसका कारण क्या दिखाते हैं, कैटायंस और एनायंस। देखो तीसरा होता है डिस्चार्ज ट्यूब। क्या होता है, डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब मतलब ये अपने को मालूम होगा, कैथोड रेस, वही है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगा माइनस, इधर माइनस, तो इसके कारण जो करंट फ्लो होता है वो भी क्या होता है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका भी हम रीजन क्या दिखाते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इधर एक बात याद रखना, इधर हम बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, बहुत ही हाई पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जिसके कारण जो उधर ट्यूब के अंदर जो एयर होगी वो भी आयनाइज्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आयनाइज्ड। और एक बात याद रखना कि इधर जो आयनाइज, अभी एक बात मैं आपको बता दूँ, देखो इधर वैक्यूम होता है, ठीक है, अंदर क्या होता है, वैक्यूम होता है, मतलब इधर एयर नहीं रहेगी अंदर, ठीक है। तो इसका कारण हम इस ट्यूब के अंदर गैस होता है, हम एक जो भी जो नॉर्मल गैस होते हैं ना, वो भी आपको पसंद है वो डाल दो अंदर। तो देखो हाई पोटेंशियल के कारण ये गैस है ना आयनाइज्ड बन जाएगी। कौन सा आएगा, आयनाइज्ड एटम्स आएगा, ओके। और प्रेशर भी लो होता है अंदर प्रेशर भी लो होता है, वो भी लिख डालता हूँ, लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो देखो, तो क्या हो, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम मतलब अंदर एयर नहीं होगी, ठीक है, एक्सक्यूज फॉर दैट। तो जब भी हम बहुत हाई पोटेंशियल डालेंगे उधर, तो जो हमने ट्यूब के अंदर जो गैस हमने फिल के रखी है, गैस हमने भरी हुई है, उसके जो एटम्स होंगे वो आयनाइज्ड होंगे। क्या होगा, एटम्स को आयनाइज्ड होंगे। तो हम बोलते हैं कि करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, और साथ में हम आयनाइज्ड एटम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयनाइज्ड गैसियस एटम्स, आयनाइज्ड गैसियस एटम्स। तो ये दोनों कारण हम दिखाते हैं इसके अंदर करंट फ्लो होने की, ठीक है। तो ये कारण होता है, ठीक है, लिख लो सब कुछ ध्यान से।
डिस्चार्ज ट्यूब बुक है। अपने केमिस्ट्री में भी ये सीख के रखा था, सेकंड चैप्टर में 11th में। और फिज़िक्स में आप ये डिटेल में सीखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, वो हम करेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वो सब, वो पार्ट 2 में हम सीखेंगे। तो आयनाइजेशन होता है लेकिन गैस का, ठीक है, अंदर वो तो वैक्यूम है, अंदर एयर नहीं होती हुई है, वैक्यूम है, ठीक है। लिखने का बाकी हो तो वीडियो को ज़रूर पॉज कर देना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि अलग अलग मीडियम में करंट फ्लो किसके कारण होता है, वो हमने सीखा। डिस्चार्ज ट्यूब में सीखा, इलेक्ट्रोलाइट्स में सीखा और मेटालिक कंडक्टर में भी सीखा। तो अभी मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, आपने जो भी लिखा वो देख लो ध्यान से, बाद में हम आगे पढ़ेंगे। करते हैं इलेक्ट्रिक करंट इन मेटालिक कंडक्टर, बहुत ही डिटेल में सीखेंगे, ध्यान देना। इलेक्ट्रिक करंट हम सीखेंगे इन मेटालिक कंडक्टर। देखो अभी मैंने आपको बताया कि इसका मेन कारण करंट फ्लो होने का क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेन कारण क्या है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से। तो देखो फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ। मान लो ये मेटल है और जो देखो जगह होती है ना, तो वो अंदर जगह होती है ना, वो बहुत कम होती है। देखो ये सब है ना बहुत ही क्लोज पैकिंग है। पैकिंग कैसी है, क्लोज है, क्लोज पैकिंग लिख डालता हूँ। क्लोज पैकिंग होती है मतलब आपस में जो जुड़े होते हैं, जगह अंदर बहुत नहीं रहती, जगह बहुत ही कम रहती है, तो हम बोलते हैं क्लोज पैकिंग। देखो इसके कारण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स do not get space to move, do not get space to move, ठीक है। मतलब इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स, देखो इसके कारण क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, आई वुड बी एक्सप्लेनिंग यू लेटर, बट यू सी हियर द इलेक्ट्रॉन्स दे डू नॉट गेट
sufficient space to move. It's just like you are at the crowded space, you are in a crowded place, so you would not be getting enough space so that you can move or you can walk. So because of this, what will happen to you personally? You would be colliding with another person. You would be colliding with another person. आप ऐसा सोच लो कि आप मेले में घूमने गए, देखो क्लोज पैकिंग क्राउडेड जगह है, तो उसके कारण आप दूसरे लोगों से आप टकराएंगे, तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम होता है. So because of this, electrons would be colliding with each other. Electrons would be colliding with each other. अभी ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखना. आगे क्या होता है वो मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताऊंगा. हम इक्वेशंस भी बनाएंगे, हम सब कुछ करेंगे, ठीक है. ये याद रखना, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है? कलीशन होता है. क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स का? कलीशन. ठीक है, क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स का कलीशन होता है. तो जब कलीशन होता है तब हम एक चीज़ हम डिफाइन करते जो हमने 11th स्टैंडर्ड में सीख रखी है, वो होता है रिलैक्सेशन टाइम. क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद रखना. रिलैक्सेशन टाइम तो हम कैसे डिफाइन करते हैं? The time between the time between और the time interval भी आप लिख सकते हो, between successive collision of electrons, between successive collisions of electron. तो उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ. ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है, लिख लो ध्यान से. तो रिलैक्सेशन टाइम को हम क्या बोलते हैं? द टाइम इंटरवल और द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव collision of electron, और द टाइम बिटवीन सक्सेसिव collisions of electron, उसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम. लिख लो ध्यान से.
ठीक है, तो हम इसको बोलते रिलैक्सेशन टाइम टाउ, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी तक टू भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो हम इधर डिफाइन करेंगे और यूज़ करेंगे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हम क्या यूज़ करेंगे? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, एवरेज यानी टाउ। मतलब अभी हम मान लेंगे कि कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है n। n क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। तो एवरेज टाउ एवरेज हम लिख सकते हैं, याद रखना ये काम का है, टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, हम इधर एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का उपयोग हम करेंगे। देखो, कोई सा भी आप मटेरियल ले लो, ओके, तो फॉर एनी मटेरियल, याद रखना ये काम का ऑब्जेक्टिव है। फॉर एनी मटेरियल, फॉर एनी मटेरियल at fixed temperature, at fixed temperature मतलब टेम्परेचर फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, तो टाउ की वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या होता है? फिक्स होता है। ठीक है, अभी मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो आप ही बोलो क्या होगा? देखो, टेम्परेचर बढ़ गया यानी अंदर के एटम्स वो ज़्यादा ऑसिलेट करेंगे। इस केस में हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको एनर्जी ज़्यादा मिल जाएगी क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। उसके कारण कंडीशंस बहुत सारे होंगे, तो टाइम इंटरवल होगा ये जो हमने डेफिनेशन लिखी है, तो क्या होगा? टाइम कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या? रिलैक्सेशन टाइम भी कम हो जाएगा। ठीक है, ये काम का ऑब्जेक्टिव है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है, ये बहुत काम का है। ठीक है, और जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो उसकी वैल्यू अराउंड 1 नैनो सेकंड होती है। क्या होती है? 1 नैनो सेकंड, दैट इज 10⁻⁹ सेकंड होती है। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इतना होता है। ठीक है, हम इसका उपयोग करेंगे। वीडियो पॉज करके लिख लेना। इसको रहने देता हूँ क्योंकि ये हम यूज़ करेंगे। अभी मान लो हमारे पास ये एक मेटल है और हमने मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है। ठीक है, मतलब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो देखो अभी क्या होगा, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखो अभी हम एक इलेक्ट्रॉन की जब हम बातचीत करेंगे तो क्या होगा,
अल्टीमेटली हमारा जो ये इलेक्ट्रॉन है ना आगे बढ़ेगा। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल के रखी है कंडक्टर के अंदर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखो कलीशन तो होगा। कलीशन देखो इधर आया, इधर टकराया, इधर से इधर, इधर 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 इधर, और बाद में ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है कलीशन के बाद इधर आ पहुंचा। इसका मतलब क्या, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वुड बी मूविंग फॉरवर्ड। मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अभी आपको मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स लगेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वुड बी मूविंग फॉरवर्ड। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन वुड बी मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन वुड बी मूविंग फॉरवर्ड, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा। तो हम दूसरे शब्द में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन वुड बी ड्रिफ्टेड, इलेक्ट्रॉन वुड बी, इलेक्ट्रॉन would be drifted, electron would be drifted in a direction opposite to electric field. Electron would be drifted in a direction opposite to electric field. ठीक है, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा. So for that we have a very good word that we use in English, that is electron would be drifted in a direction opposite to electric field. इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेगा. ठीक है, देखो तो अभी हम नया कॉन्सेप्ट डिफाइन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. क्या डिफाइन करेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. कौन सी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. स्पीड कह दो या वेलोसिटी कह दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या फिर ड्रिफ्ट स्पीड हम डिफाइन करेंगे. तो हम क्या डिफाइन करेंगे, इट इज द average speed, it is the average speed or velocity of all free electrons, देखो हमने कैसे डिफाइन किया है, हमने बोल दिया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम हमेशा डिनोट करते हैं vb से. कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन हम ऐसे करते हैं, इट इज द एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज दे आर मूविंग फॉरवर्ड. ओके, सो उसको हमने ऐसे डिफाइन किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, it is the average speed or velocity of all free electrons which are moving forward. Each and every electron would be moving forward. Okay, ultimately remember that, remember this diagram. Okay, we have to remember this important diagram. Ultimately electron
or electrons, they would be moving forward. मतलब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ऐसे डिफाइन किया है, Vd इक्वल्स टू V1 प्लस V2, कितने एटम्स है n अप टू Vn डिवाइडेड बाय n। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमने डेफिनेशन ही ऐसे दी, इट इज द एवरेज स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर मूविंग फॉरवर्ड। तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन कर दिया। तो देखो इधर मैंने n नंबर ऑफ एटम्स हमने किया है, असल में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही मैं बात कर रहा हूँ। तो ये भी याद रखने का, इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलो हम थोड़ा आगे बढ़ते। अभी मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर ली, ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर ली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो इसके कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, हमको मालूम है ये फॉर्मूला। तो इसके आधार से मैं लिख सकता हूँ फोर्स कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, मतलब ई का चार्ज माइनस ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। और न्यूटन के सेकंड लॉ के कारण, जो न्यूटन का सेकंड लॉ जो भी उसने कहा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स, उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या था, F इक्वल्स टू एम ए, क्या था, F इक्वल्स टू एम ए। तो इधर मैं वो सब्सटीट्यूट करूँगा m इंटू ए। तो देखो हमको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन मिल जाएगा, जाएगा E बाय m इंटू कैपिटल E, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या आएगा, दिस वुड बी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बोर्तिगान का फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस ई बाय एम इंटू ई। एक्सेलरेशन मतलब क्या है, इसका एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो हम न्यूटन के सारे फॉर्मूला से वो हम यूज़ कर सकते हैं, जो मोशन के वो लिख लो। अभी देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हमको रिलेशन निकालना है, समझना ध्यान से। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड E and drift velocity
ये थियरी में आ सकता है, ये बहुत ही काम का है। तो देखो सबसे पहले देखो, पहले कलीशन से पहले लिखता हूँ वो वाला, ये आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ध्यान देना। अप टू फर्स्ट कलीशन, अप टू फर्स्ट कलीशन मोशन वुड बी, मोशन किसका, इलेक्ट्रॉन, वो भी लिखता हूँ, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन would be uniformly accelerated। कैसा होगा, uniformly accelerated, uniformly accelerated। तो मैं लिख सकता हूँ पहले के लिए v1 would be u1 plus a into tau, दूसरे के लिए क्या आएगा v2 u2 plus a into tau, अब तो n हमने माने थे इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा un plus a into tau। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, तो मैं फॉर्मूला जो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वो मैं लिख सकता हूँ, ध्यान देना। ये देखो अभी मैं ये सारे इक्वेशंस को ऐड अप करता हूँ, इक्वेशंस को क्या करता हूँ, ऐड अप। तो क्या आएगा v1 प्लस v2 अप टू vn, क्या आएगा इक्वल्स टू u1 प्लस u2 अप टू un। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, तो कॉमन टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया है, इज द एवरेज वेलोसिटी। तो आप, मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये इनिशियल वेलोसिटी है इसको तो ज़ीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ज़ीरो नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप की है उसके पहले करंट होगा, तो ठीक है वो पॉसिबल नहीं है। तो ये जो इनिशियल वेलोसिटी है सारी हमने समेशन करके रखा है एन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इसको ज़ीरो ही होना पड़ेगा। देखो अगर ज़ीरो नहीं हुआ मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब क्या इलेक्ट्रॉन्स आगे बढ़ रहे थे। अभी देखो अभी इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो चालू हो गया तो हम क्या बोलते हैं उसको, करंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले करंट ज़ीरो था, तो उस हिसाब से हम लिख सकते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी का जो समेशन होगा उसको ज़ीरो ही होना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी देखो हमने कैसे डिफाइन किया ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, एवरेज। तो एक काम करता हूँ, ये को n से डिवाइड कर डालता हूँ, देखो तो क्या आएगा v1 प्लस v2 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो ज़ीरो हो गया, तो एक्सेलरेशन ए टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। तो देखो ये हमारा क्या आएगा, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी आ जाएगा। बोलते हैं ना एक तीर से दो निशान, वही है। तो देखो तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vb इक्वल्स टू एक्सेलरेशन a, इसको हम क्या बोलते हैं, टाउ एवरेज, ठीक है। आ गया इक्वेशन। अभी देखो एक्सेलरेशन हमने क्या लिखा है, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो माइनस हो जाएगा,
क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस निकल जाएगा, ठीक। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ई इंटू ई बाय एम इंटू, तो ये रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में। याद रखना है इसको, ये बहुत काम का फॉर्मूला है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आएगी हमारी, वी डी इक्वल्स टू ई इंटू ई बाय एम इंटू टाउ। टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमेशा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आपको क्या होगा पेपर में, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपका इक्वेशन आएगा, ठीक है। लिख लो ध्यान से, बहुत ही काम की थियरी है ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने एक एक बात बहुत ही डिटेल में सीखी कि हमने इधर क्यों एन के साथ डिवाइड किया, क्योंकि हमको रिलेशन पूछा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वेशन में आनी चाहिए। तो हमने डेफिनेशन क्या दिखाई थी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज ऑफ ऑल, तो ये एवरेज आ गया भी अपने आप आ जाएगा। एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, मतलब ये, और टाउ भी हमने कैसे डिफाइन किया, टाउ एवरेज दैट इज मीन रिलैक्सेशन टाइम और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्योंकि देखो अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो एक एक करेंगे तो बहुत ही कठिनाई होगी, इसलिए हम एवरेज ले लेते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए, ठीक है। जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करते हैं कंडक्टर के अंदर, वायर के अंदर। ये भी याद रखना, हम ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप, इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होना मतलब बैटरी से कनेक्ट करना, ठीक है। So very important question that can be asked in a theory, that is relationship between electric field and drift velocity. आप माइनस साइन चाहे तो भी आप लिख सकते हो, माइनस साइन लिखो तो वो आपको क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन इज ड्रिफ्टिंग इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वही दिखाएगा। माइनस साइन आपको लिखनी हो तो लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लिख लो ध्यान से, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ। तो लिखने का बाकी हो तो आप वीडियो को पॉज कर देना।
चलो आगे बढ़ते हैं. Let us quantify electric current. Let us quantify इलेक्ट्रिक करंट यानी I. देखो करंट को एक बार फिर से लिखता हूँ. करंट को हमने कैसे डिफाइन किया था? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. मतलब कोई भी एरिया ले लो, इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आगे बढ़ेंगे तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. तो अभी जो इफ लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी. ठीक है, आई इक्वल्स टू डी क्यू बाय डी टी. So if we have n number of atoms or free electrons, if we have n number of free electrons in unit time, मतलब क्या? डेल्टा एन बाय डेल्टा टी की बात कर रहा हूँ मैं इधर. So you have n number of free electrons in a unit time. तो हम जो ये करंट का इक्वेशन है I इक्वल्स टू डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, उसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ. मालूम है ना, Q इक्वल्स टू एनी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. उसके आधार पे हम ये लिख रहे हैं. माइनस क्या आएगा? ई आएगा इंटू डेल्टा एन बाय डेल्टा टी. ठीक है, डेल्टा एन बाय डेल्टा टी. ये तो मालूम है ना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये भी लिखता हूँ -1.6 टाइम्स 10 टू द पावर -19 कूलम. ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को. और मान लो देखो जो फ्लो ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म हो, जब भी फ्लो ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म होता है तो हम क्या लिख सकते हैं? आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी. ये कब लिख सकते हैं? इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म. इफ फ्लो इज यूनिफॉर्म, जो फ्लो यूनिफॉर्म होगा तो हम आई को लिख सकते हैं क्यू बाय टी. जो करंट है, करंट, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. उसका यूनिट क्या होता है? एम्पियर. मिली एम्पियर में करंट होता है, माइक्रो एम्पियर में भी करंट होता है. तो ये सारे ऐसा यूनिट है करंट के. अभी करंट की डिरेक्शन, करंट की डिरेक्शन, तो करंट की डिरेक्शन क्या रहेगी? ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज, ऑपोजिट टू नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव चार्जेस, एंड सेम
सेम टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मतलब हम सर्किट कनेक्ट करते तो करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन की ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस होंगे उसी जगह करंट की डायरेक्शन होगी। तो हम अब इसको ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है, हम सीधा ये यूज़ करेंगे। ठीक है, हम सीधा यही यूज़ करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर चार्ज कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर मेजर चार्ज कैरियर। दे आर मेजर चार्ज कैरियर। ठीक है, लिख लो। तो बाकी का मैं नेक्स्ट पार्ट में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और सब कुछ ध्यान से रिवाइज करना। ठीक है, so that's it for today. We shall be continuing in upcoming session. Okay, so stay tuned and stay safe.